अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। हम देखेंगे कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है क्या, किस तरह से जो है हम इसको यूज़ करते हैं, कौन कौन से जो हैं टाइप्स हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। आज के लेक्चर में जो है हम अपना सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करके हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपर कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है क्या चीज़। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। जैसा कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है, मीन्स क्या कि कोई भी हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो इट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो एक सेपरेशन टेक्निक है या सेपरेशन मेथड है, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि अपना हमारे पास अगर कोई भी सॉल्यूट है जो किसी मिक्सचर के अंदर मौजूद है, किसी सॉल्वेंट्स के अंदर मौजूद है, तो हम उसको एक किसी भी सॉल्वेंट्स के अंदर से जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उस मेथड को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन हम देखते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है क्या। One of the separation technique in which a solution is brought in contact with a second solvent that is immiscible with the first in order to bring about a transfer of the solute into the second solvent. ठीक है, क्या है separation technique? It is a separation technique in which a solution is usually aqueous हो सकता है, is brought in contact with a second solvent। अच्छा, यहाँ पे भी अगर हम सॉल्वेंट इन विच अ सॉल्वेंट जो हमारे पास एक्वस हो सकता है विद अ सेकेंड सॉल्वेंट जो कि क्या हो सकता है, एक्वस हो सकता है, सॉरी ऑर्गेनिक हो सकता है विद अ सेकेंड सॉल्वेंट, इमिसिबल विद द फर्स्ट, immiscible with the first in order to bring about a transfer of the solute into the transfer of the solute in the second सॉल्वेंट मीन्स क्या कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है, टाइप है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, जिसके अंदर कोई भी सोल्यूट मौजूद है और हम क्या करना चाह रहे हैं कि उस सोल्यूट को सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, कोई भी सेकंड सॉल्वेंट ऐड करते हैं, जो कि हमारे पास क्या हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो और वो हमारे जो सॉल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है उसके साथ इमिसिबल हो, वो हम ऐड करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें कि जो भी हमारा सोल्यूट हमारे सोल्यूशन के अंदर मौजूद है वो उसमें से एक्सट्रैक्ट होकर हमारे पास सेकंड सॉल्वेंट के अंदर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं बताऊं कि तो इसकी सेपरेशन के लिए जो है वो सेपरेटिंग फनल यूज़ होती है, जिसकी शेप अगर मैं कुछ ड्रॉ कर सकूँ तो कुछ इस तरह से जो है वो हमारे पास सेपरेटिंग फनल होती है। ठीक है, इस सेपरेटिंग फनल के अंदर जो है हम ऐड करते हैं अपना एक सोल्यूशन ऐड कर लिया, लेट्स सपोज के वाटर है जिसके अंदर कोई भी हमारे पास वाटर का सोल्यूशन मिक्स एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, तो जिसके अंदर हमारे पास सोल्यूट मौजूद है और उस सोल्यूट को हम क्या करना चाह रहे हैं, इस सोल्यूशन के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करेंगे ताकि वो क्या कर सके कि इसके अंदर जो भी कंपोनेंट मौजूद है उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसके अंदर ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली
क्योंकि एक्वस सॉल्यूशंस और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं, इमिसिबल सॉल्व, क्योंकि हमने कोई भी ऐसा सॉल्वेंट ऐड करना है जो भी हमारे पास इमिसिबल हो। तो हमारे पास जो भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं हो सकता है वो एक्सट्रैक्ट होकर इसमें आ जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, सोल्यूशन है जिसके अंदर कंपोनेंट मौजूद है और उसको हम वाटर के अंदर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो हम वाटर को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट्स हैं। सिर्फ जो सोल्यूट मौजूद होगा उसकी सॉल्युबिलिटी अगर एक्वस सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा होगी तो वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर हमारे पास इस लेयर में आ जाएगा। देन हम यहाँ से कॉर्क ओपन करके हमारे पास जो जितनी भी ये नीचे वाली लेयर है, ये जितना भी पोर्शन है इसको हम इसके अंदर कलेक्ट कर लेते हैं और देन जो भी सॉल्वेंट होता है उसको हम किसी भी प्रोसेस के जरिए लाइक इवेपोरेशन के जरिए या किसी भी मेथड के जरिए हम अपने सॉल्वेंट को इवेपोरेट करवा के जो एक स्पेसिफिक सोल्यूट हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे थे वो हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यही जो है वो इसका बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक टेक्निक भी अगर मैं कहूँ तो बेसिकली यही होती है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी सॉल्वेंट मौजूद है, सोल्यूशन मौजूद है, उसके अंदर जो सोल्यूट्स मौजूद हैं उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस अकर थ्रू अ पार्टीशनिंग प्रोसेस। जो ये सारा का सारा होता है ये किसके थ्रू होता है, पार्टीशनिंग प्रोसेस के जरिए। पार्टीशनिंग प्रोसेस मीन्स क्या कि हमारा जो भी सोल्यूट होता है वो क्या करता है, पार्टीशन कर लेता है अपने आप को दोनों फेजेस के दरमियान। ठीक है, दिस अकर थ्रू अ पार्टीशनिंग प्रोसेस। दिस occurs through a partitioning process। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम देखें विच इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। पार्टीशनिंग प्रोसेस क्या है कि जिसके अंदर हमारे पास जो भी हमारा सोल्यूट है, जो हमने क्या कहा कि किसी एक सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, वो क्या करता है अपने आप को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है दोनों फेजेस के दरमियान, डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्युबिलिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द कि हमने जो है वो कितनी अमाउंट जो है वो अपने सॉल्वेंट की ऐड की है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है कि जो भी सोल्यूट हमने कहा था कि किसी एक स्पेसिफिक फेज के अंदर मौजूद है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है दोनों लेयर्स के दरमियान। ठीक है, this technique is also called liquid extraction, which is considered to be the most versatile and popular method of separation of various components of it। इस टेक्निक को जो है वो हम लिक्विड एक्सट्रैक्शन, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि जो हम सॉल्वेंट्स यूज़ कर रहे हैं, सोल्यूशंस यूज़ कर रहे हैं, वो दोनों के दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो इसीलिए हम इसको लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल और पॉपुलर टेक्निक है। वैरायटी ऑफ द सैम्पल्स या वैरायटी ऑफ द सोल्यूट्स को जो है हम सेपरेट करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को जो है वो यूज़ करते हैं। एक और सिंपल अगर हम एग्जांपल बताएं यहाँ पे डिस्कस करूँ मैं आपके साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हमने सेपरेशन करनी है, जो कि क्या है किसी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल दोनों मौजूद है, और हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सेपरेशन करना चाह रहे हैं, तो हम उस मिक्सचर के अंदर क्या करेंगे, ईथर को ऐड करेंगे। देन हम ईथर फिनोल जो है वो ईथर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी, और जो भी कार्बोक्सिलिक, देन हम उसके अंदर जो है सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन ऐड करेंगे, सो दैट द कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली ट्रांसफर्ड टू द एक्वस फेज, ताकि जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड है जो क्या है, हम कह रहे हैं कि ईथर के अंदर अगर डिजॉल्व नहीं है तो वो सारा का सारा नीचे एक्वस फेज के अंदर आ जाएगा, और जो भी हमारे पास एक्वस फेज होती है उसको हम एक्सट्रैक्ट करके सेपरेट करके हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी हमारा सैंपल है, सोल्यूट है, उसको हम सेपरेट या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ होती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, लाइक ये जो है प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन मीन्स हमने अपना जो है, अगर मैं यहाँ पे साथ साथ लिखूँ भी कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, या फिर मैं इसके एडवांटेजेस भी हम कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। यूज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल्स की प्रिपरेशन में यूज़ होती है। प्रिपरेशन मीन्स क्या कि अगर हमारे सैंपल के अंदर कोई इस तरह के कंपोनेंट्स मौजूद हैं जिनको हम नहीं एनालाइज करना चाह रहे, तो हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक सोल्यूट चाहिए, तो उसके जरिए हम क्या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के जरिए क्या कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक सोल्यूट जिसको हम फर्दर एनालाइज करना चाह रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि सैंपल प्रिपरेशन में यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका यूज़ अगर हम कहें कि कहाँ पर यूज़ होता है, प्यूरिफिकेशन में, इनरिचमेंट में। प्यूरिफिकेशन मीन्स कंपोनेंट्स को प्योरीफाई करना। इनरिचमेंट का मतलब क्या कि हमारे पास कोई सैंपल है जो कि कोई भी सोल्यूट है जो कि एक सैंपल के अंदर मौजूद है, लेकिन सैंपल के अंदर वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर मौजूद है, तो किसी भी टेक्निक के साथ उसको एनालाइज करना डिफ़िकल्ट है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के जरिए इसको हम एक्सट्रैक्ट करके, मीन्स क्या कि हम क्या कर सकते हैं, इतनी सैंपल की या सोल्यूट की अमाउंट को कलेक्ट कर सकते हैं जो हम फर्दर किसी तकनीक के साथ उसको एनालाइज कर सकें। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, इनरिचमेंट का प्रोसेस कहलाता है कि हमने क्या किया कि एक डाइल्यूटेड सैंपल के अंदर से जो है वो अपने सोल्यूट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ताकि हमारे पास सोल्यूट जो है वो इतनी अमाउंट के अंदर आ जाए जिसको हम एनालाइज कर सकें। ठीक है,
इनरिचमेंट सैंपल के अंदर सोल्यूट की इनरिचमेंट के लिए यूज़ होता है, सेपरेशन के लिए एंड एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स के। सेपरेशन मेन हमने देख लिया और एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स, इन दोनों पर्पसेस के लिए जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इट हैज़ कम टू द फोरफ्रंट इन लास्ट ईयर्स एज इट इज़ एलिगेंट, सिंपल मेथड है, एलिगेंट है, रैपिड है और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो सॉल्वेंट्स होते हैं हम उन्हीं को यूटिलाइज करते हैं सेपरेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल है क्या और किस तरह से जो है वो ये काम करता है। प्रिंसिपल बेसिकली है क्या, व्हेन अ सोल्यूट लिक्विड और सॉलिड इज एडेड टू द हेट्रोजीनियस सिस्टम ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, व्हेन अ सोल्यूट जो हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है या फिर सॉलिड भी हो सकता है, इज एडेड to a system of heterogeneous to a system of heterogeneous of two heterogeneous mixture of two इमिसिबल मीन्स क्या कि वो सॉल्वेंट जो एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। इमिसिबल लिक्विड्स in both of which the solute is soluble, the solute distribute between the two liquids, जो सोल्यूट होता है वो दोनों के दोनों लिक्विड्स के दरमियान जो है अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, ठीक है। द सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द टू लिक्विड्स टू लिक्विड्स या फिर टू सॉल्वेंट्स जो है भी हैं हमारे पास, टू लिक्विड्स, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है बेसिकली ये प्रिंसिपल है इसका कि जब भी हम क्या करते हैं कोई भी सोल्यूट हम ऐड करते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम के अंदर, जो कि हमारे पास हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या है, दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो वो सोल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है दोनों लिक्विड्स में, ठीक है। और जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बेसिकली किस तरह से हमें पता चलेगी कि वो एक्वस लेयर के अंदर सोल्यूट मौजूद है या फिर हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर के अंदर सोल्यूट की ज़्यादा अमाउंट मौजूद है, उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो यूज़ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज गवर्न्ड बाय नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, दिस डिस्ट्रीब्यूशन is governed by नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर इसको सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहा जाता है। कितना जो है वो सोल्यूट ने कौन सी लेयर के अंदर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया है, किस एक्वस लेयर के अंदर वो ज़्यादा मौजूद है या ऑर्गेनिक लेयर के अंदर मौजूद है या दोनों के अंदर इक्वली मौजूद है, वो बेसिकली हम किस तरह से हमें पता चलता है, नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, ठीक है। हम देखेंगे कि नेक्स्ट नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बेसिकली है क्या और किस तरह से जो है वो ये हेल्प आउट करता है फाइंड आउट करने का कि हमारे पास जो है वो हम फाइंड आउट कर सके कि हमारा जो सोल्यूट है कौन से सॉल्वेंट के अंदर, किस लिक्विड के अंदर जो है वो ज़्यादा मौजूद है। नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या सिंपल इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट ए बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, कि जब भी हमने कोई सोल्यूट ऐड किया है दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के दरमियान, तो जो भी हमारा सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी है दोनों सोल्यूट्स के दरमियान वो एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस के ज़रिए होती है। ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस according to distribution law. The distribution of solute between two phases is an equilibrium प्रोसेस। ठीक है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस किस तरह मीन्स क्या कि वो एक्वस फेज़ और जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक फेज़ जो हमने कहा कि दो हम इमिसिबल सॉल्वेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। ठीक। मीन्स क्या कि यहाँ पे जो है हमारे पास ए जो है हमारा सोल्यूट है जिसको हमने क्या किया है डिज़ोल्व किया है अपने दोनों सोल्यूट्स के अंदर, सॉरी सॉल्वेंट्स के अंदर। जो हमारे पास सॉल्वेंट्स हैं एक्वस है और ऑर्गेनिक है। ठीक है। ऑर्गेनिक फेज़ के अंदर भी और एक्वस फेज़ के अंदर भी हमारा सोल्यूट कितना डिज़ोल्व होता है, वो बेसिकली एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। अच्छा, नेक्स्ट है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट ए टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट ए इनटू अनदर सॉल्वेंट is constant at a particular temperature provided the molecular state of solute in both the solvent is the same. According to the distribution law के मुताबिक क्या है कि जो भी हमारे पास सोल्यूट A है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास जो सॉल्वेंट A है हमारा उसके अंदर और जो हमारे पास सॉल्वेंट B है उसके अंदर जो है वो इक्वल रहती है अगर जो भी हमारे पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों सोल्यूट्स के दरमियान इक्वल रहती है। ठीक है। लेकिन मेन कंडीशन ये है कि जो भी हमने सोल्यूट ऐड किया है उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज ना हो। ठीक है। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा जो भी सोल्यूट हमने ऐड किया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों लेयर्स के अंदर जो है वो इक्वल रहती है और उसके लिए जो है हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय द केटी। ठीक है। क्या हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है वो जो भी हमने अपना सोल्यूट ऐड किया है उसकी अमाउंट जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर जो है वो कांस्टेंट रहती है और उस कांस्टेंट को जो है हम क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या फिर पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। जो बेसिकली क्या है कंसंट्रेशन ऑफ constant in both phases at a specific temperature पे। ठीक है। कि जो भी हमने सोल्यूट ऐड किया है उसकी दोनों फेजेस के अंदर कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहती है। उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं के डी इज इक्वल टू ए ओवर बी। यहाँ पे जो ए है और जो बी है वो हमारे पास एक्वस और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको के डी इज इक्वल टू जैसे हमने पहले रिप्रेजेंट किया था ए एक्वस ओवर नहीं सॉरी ऑर्गेनिक ऊपर आएगा क्या ऑर्गेनिक लेयर लाइटर होती है लूजी ऑर्गेनिक ओवर एक्वस। ठीक है। तो ये जो हमारे पास आती है इसको हम क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी कहते हैं या फिर हम इसको क्या कहते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पार्टीशन कोफिशिएंट। वेयर ए इज़ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और बी। ये बेसिकली क्या है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है
जो हमें ये बताता है कि जब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन या अमाउंट होती है वो दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर इक्वल रहती है और स्पेसिफिक रहती है, कांस्टेंट रहती है। और जो कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन कोफिशिएंट होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास सोल्यूट की जो कंसनट्रेशन है वो ए और बी के अंदर जो है वो कम या ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू कम या ज़्यादा कब होगी? अगर हम कहेंगे कि अगर के डी की वैल्यू यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू हाई हो तो इट्स मीन ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो सोल्यूट है उसकी अमाउंट ऑर्गेनिक लेयर के अंदर ज़्यादा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू कम होगी तो वो ये इंडिकेट करेगा कि हमारे पास जो भी हमारा सोल्यूट मौजूद है वो ऑर्गेनिक लेयर के अंदर ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। और अगर मॉडरेट वैल्यू होगी तो देन हम एक कह सकते हैं कि एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, जितना भी हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर के अंदर सोल्यूट मौजूद है उतना ही जो है हमारे पास एक्वस लेयर के अंदर मौजूद है। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के जरिए क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूट है वो किस तरह से दो फेजेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हुआ। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बेसिकली क्या होती है। रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो का अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो क्या है कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज ऑफ द सोल्यूट इन ईच फेजेस। अब क्या होता है कि हम कहते हैं कि कोई भी अगर सॉल्वेंट सोल्यूट हमने ऐड किया है तो हो सकता है कि वो वाटर के अंदर कुछ हद तक जो है वो डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, डिसोसिएट होकर किसी और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकता है जो भी हमारे पास सोल्यूट मौजूद है। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो है वो बेसिकली हमें ये बताती है कि जो भी हमारे पास जितनी भी स्पीशीज़ हैं सोल्यूट की वो हमारे पास हमारे जो सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर कितनी अमाउंट के अंदर या कितनी रेशियो के अंदर जो है वो दोनों सारी टाइप की जितनी भी स्पीशीज़ जो भी जनरेट हुई हैं सोल्यूट की वजह से वो दोनों फेजेस के दरमियान किस रेशियो के अंदर मौजूद है। तो अगर डेफिनेशन है इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ concentration of, it is defined as the concentration of the ratio, it is defined as the ratio of the concentration, defined as the ratio of the concentrations of all species of all the species of the solute of all the species of the solute in each phases, ठीक है, कि हर एक फेज़ के अंदर जो है वो जो भी स्पीशीज़ है उसकी किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है दोनों फेजेस के दरमियान, वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो से पता चलता है। अगर हम यहाँ पे जो है वो एक एग्जांपल लें, लाइक हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड मौजूद है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम एन एक्वस सोल्यूशन बाय एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर। बेंजोइक एसिड इज स्लाइटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सोल्यूशन, कि हमारे पास अगर हम कहते हैं कि हमारे पास अभी एक बेंजोइक एसिड का सोल्यूशन मौजूद है, जिसको बेंजोइक एसिड मौजूद है वाटर के अंदर, और हम क्या कर रहे हैं कि वाटर के अंदर से बेंजोइक एसिड को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग ईथर। तो बेंजोइक एसिड जितना भी वाटर कंटेंट के अंदर मौजूद है, तो जैसे हमने कहा कि वीक एसिड है वो क्या हो सकता है कि वाटर के अंदर स्लाइटली आयनाइज हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम उसके लिहाज से अपना जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट देखें कि हमने क्या कहा कि हमारे पास बेंजोइक एसिड मौजूद है जो क्या हुआ है हमारा एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व है, उसके अंदर जो हमने अपना सॉल्वेंट ऐड किया है वो हमारा ईथर ऐड किया है। तो उसके लिहाज से अगर हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट लिखें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, दोनों लेयर्स के अंदर जो है वो बेंजोइक एसिड की अमाउंट हमारे पास कितनी मौजूद है, C6H5COOH H इन ईथर के अंदर कितना मौजूद, जो मैंने कहा कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पे अगर हम देख रहे हैं कि हमने बेंजोइक एसिड को, इसके अलावा वाटर में जितना यानी कि एक्वस लेयर में मौजूद है, और इसके साथ साथ क्या कि जो हमने कहा कि आयोनाइजेशन उसकी थोड़ी सी हो गई है कुछ बेंजोइक एसिड की, तो वो आयोनाइज्ड भी हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, एक्वस फॉर्म के अंदर। तो ये बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को, कि कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है वो कौन सी लेयर्स के अंदर मौजूद हैं, उन सारी स्पीशीज़ की जो रेशो होती है आपस में वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रेशो कहलाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेशो जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास वही हम एग्जाम्पल जो हमने बेंजोइक एसिड की देख रहे हैं कि बेंजोइक एसिड को अगर हम डिजॉल्व करते हैं तो किस तरह से बेंजोइक एसिड जो है वो डिसोसिएट होता है।
रिलेशन हम देख रहे हैं, ठीक है। उसके लिए अगर हम देखें कि फर्स्ट पे जो हमने क्वेश्चन बेंजोइक एसिड है जो कि बेंजोएट आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बेंजोइक एसिड हमारे पास है C6H5COOH, ठीक है। एक्वस लेयर के अंदर क्या हुआ, आयनाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अगर हम इसका क्या लिखें, आयनाइजेशन कांस्टेंट अगर हम इस रिएक्शन के लिए लिखें, आयनाइजेशन कांस्टेंट के अबव रिएक्शन का अगर हम आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखें तो हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट के इस इक्वेशन का क्या बनेगा, C6H5COOH और हाइड्रोजन ओवर C6H5COOH हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमारे पास एक्वस लेयर के अंदर जो है वो ये सारी तीनों की तीनों चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। एक्वस अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या बनेगा, C6H5COO एक्वस इज इक्वल टू इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा ये A इंटू C6H5COOH एक्वस, और इस साइड पे जाके हाइड्रोजन जो है वो डिवाइड होगा तो हमारे पास H पॉजिटिव एक्वस आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगी। अब अगर हम क्या लिखें, व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज शेकन, जब हम इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करते हैं, लाइक ईथर ऐड करते हैं, उसको शेक करते हैं। शेक करने के बाद हम क्या देखेंगे कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट हमारे पास क्या बनता है, तो वो हम देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट हमारे पास क्या बनेगा, ईथर के एडिशन के बाद हमने क्या कहा, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या आएगा, तो जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट आएगा जो हम क्या कहते हैं KD होता है। और इसका मतलब क्या कि हमारे पास जो भी बेंजोइक एसिड है वो हमारे पास C5C ईथर ओवर C6H5COOH, ठीक है, इंटू एक्वस सोल्यूशन। एक्वस लेयर के अंदर और जो है वो भी हमारी जो भी ऑर्गेनिक लेयर है उसके अंदर जो है वो किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या बनती है, अगर मैं KD को जो है वो C6H5COOH ईथर हमारे पास इस साइड पर है और हम इसको इस साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, KD इंटू C6H5COOH और एक्वस, ठीक है। क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, बेसिकली रिलेशन हम देख रहे हैं बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन KD एंड रिलेशन बिटवीन KD एंड D हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास इक्वेशन थी D की वो ये थी। अब अगर हम जो है वैल्यूज़ हमारे पास इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन B को जो है हम सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन के अंदर, देन हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास क्या रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। बल्कि अगर मैं इसको इक्वेशन A का नाम दूँ, उनको B और C का दूँ, ये हमारे पास है इक्वेशन A, ये हमारे पास B और ये C। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन B एंड C इन इक्वेशन A, ठीक है। सब्स्टिट्यूट
क्वेश्चन बी एंड सी इन इक्वेशन ए, तो हमारे पास क्या बेसिकली इक्वेशन बनेगी अगर हम वो ऐड करते हैं तो ये बनेगा D इज इक्वल टू KD C6H5COOH एक्वस, ठीक है, ओवर C6H5COOH एक्वस प्लस C6H5 की जगह पे हम ऐड करें KA इंटू C6H5COOH एक्वस ओवर हाइड्रोजन पॉजिटिव और एक्वस, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ठीक है। इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें थोड़ा सा तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाती है इक्वेशन, वो हमारे पास बनती है KD ओवर क्या बनेगी KD ओवर 1 प्लस KA ओवर हाइड्रोजन पॉजिटिव बस, ठीक है। और ये ही इक्वेशन जो है वो इंडिकेट करेगी रिलेशनशिप को KD और D के, ठीक है। अब इससे इक्वेशन से हमें जो है वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर हम देखें तो बेसिकली क्या है, फ्रॉम द रिलेशन गिवन बाय क्वेश्चन A 6.8 इट इज़ क्लियर दैट व्हेन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है उसकी वैल्यू जो है वो क्लियर इक्वल टू KD यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के इक्वल होगी। अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की जो है वो कम होंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट से तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या होगी, which will be very small and benzoic acid will remain in aqueous solution। अच्छा, इसके अलावा इक्वेशन 6.8 यानी ये वाली जो इक्वेशन है ये इंडिकेट क्या करती है, दिस इक्वेशन इंडिकेट द एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। ये इक्वेशन क्या शो करती है कि जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू आती है या भी जो भी हमारे पास एक्सट्रैक्शन रेशियो आती है, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो आती है, वो इंडिपेंडेंट होती है हमारे पास सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो सोल्यूट की कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रही, तो वो इंडिपेंडेंट करती है, डिपेंड नहीं करती कि सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितनी है, ठीक है। इसके अलावा दिस इज़ वन ऑफ द अट्रैक्टिव फीचर ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यही वजह है कि हमारे पास सोल्यूट की अमाउंट कम हो या ज़्यादा हो, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के जरिए हम जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो होती है वो डिपेंड नहीं करती सोल्यूट की अमाउंट के ऊपर। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस चेंजेस द एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी विल चेंज। एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी या डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जिसको हम कह रहे हैं, अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज होगी एक्वस फेसिस के अंदर या जो हमारे पास फेजिस है उनके अंदर, तो उसकी वजह से क्या है हमारी जो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी है वो इफेक्ट होगी। इन दिस एग्जांपल बफर benzoic acid the hydrogen ion will increases with the increase in benzoic acid concentration unless an acid base। अच्छा, बेसिकली सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो उसकी वजह से क्या होगी कि जो भी हमारी एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी है वो इफेक्ट करेगी। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अपना सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के कितनी टाइप्स होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।